अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ एंडोक्राइनोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूंगा, कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा और उसके जो आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने जो पूछा था वो था ड्रग रिसेप्टर्स फॉर स्टीरॉइड्स। रिसेप्टर्स के बारे में अगर स्टडी करें तो हमारे पास तीन तरह के रिसेप्टर्स, मेन रिसेप्टर फैमिलीज होती हैं और उनकी सिचुएशन की बेस पे उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और कुछ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें तो साइटोप्लाज्म के ऊपर मोस्टली जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म के ऊपर मौजूद होते हैं। इसे प्रोटीन रिसेप्टर्स जितने भी हैं, प्रोटीन हार्मोन्स रिसेप्टर्स जितने भी हैं वो सब के सब जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके साथ प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ जाके हार्मोन्स बाइंड करते हैं और जाके एक्शन परफॉर्म करते हैं सेक्रेटरी मैसेंजर के थ्रू। उसके अलावा कैटिकोलामीन्स जो है, कैटिकोलामीन्स जितने भी आती हैं, कैटिकोलामीन्स जो है वो भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। प्रोटीन सेल जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर जाके ये कैटिकोलामीन्स जो है ये जाके बाइंड करती है, उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म करती है। तो इसमें जो फर्स्ट वन था सेल मेम्ब्रेन, इसका मतलब है स्टीरॉइड तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। स्टीरॉइड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, मीन्स के स्टीरॉइड जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच नहीं होती है। जो सेकंड वन है उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के एरिया की तो अपनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको पास ऑन करते हैं। तो इन जो ऐसे हार्मोन्स जो कि दो तरह के मेम्ब्रेन्स को पास करते हैं, मीन्स कि उन्हें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करना पड़ता है और उसके बाद जाना होता है उन्हें न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके उन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के जाके बाइंड करना है। तो इसमें जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं इसमें थायराइड जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन जो है ये बाइंड करते हैं जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ। तो इसका मतलब है स्टीरॉइड्स के अंदर ऐसा जो स्टीरॉइड्स हैं वो थायराइड हार्मोन जो है स्टीरॉइड नहीं है। तो ये भी इसके अंदर, इसका आंसर भी डी आंसर भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हमारे पास सी आंसर बचता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली जो स्टीरॉइड्स होते हैं, जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन है हमारे पास, वो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करते हैं स्टीरॉइड रिसेप्टर, स्टीरॉइड हार्मोन्स। और स्टीरॉइड हार्मोन जब उनके साथ जाके बाइंड करते हैं तो उसके बाद ये जो हार्मोन कम्प्लेक्स बनता है, स्टीरॉइड हार्मोन कम्प्लेक्स जो बनता है, रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो बनता है, वो उसके बाद आता है मूव करता है टूवर्ड दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाके वो डीएनए के साथ जाके बाइंड करता है और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन करता है नेक्स्ट जाके राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम में जाके प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें स्टीरॉइड जो है बेसिकली वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और उनके साथ जाके बाइंड करते हैं। उसके बाद जो है ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो था सी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय एसोडोफिल सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है क्या। सो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो टाइप्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और उसके अलावा पोस्टीरियर। आगे एंटीरियर जो पिट्यूटरी है हमारे पास उसके दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं एसिडोफिल सेल्स और दूसरे होते हैं बेसोफिल सेल्स। एसिडोफिल जो सेल्स हैं उनको हम अल्फा सेल्स भी कहते हैं और जो बेसोफिल सेल्स उनको बीटा सेल्स कहते हैं। अगर हम आगे एसिडोफिल्स को सेल्स को आगे हम अगर इसको नेक्स्ट जो है डिफरेंट सेल्स के अंदर जो इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इनको क्लासीफाई करें तो उसमें दो तरह के सेल्स आते हैं। एक होते हैं स्मेटोट्रोफ सेल्स, उसके अलावा लैक्टोट्रोफ सेल्स। स्मेटोट्रोफ सेल्स और लैक्टोट्रोफ सेल्स ये दो सेल्स हैं जो कि एसिडोफिल सेल्स के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे मैंने बोला, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एसिडोफिल सेल जो है उनके बारे में बताएं कि उसमें स्किशंस जो हैं वो कौन सी होती हैं, कौन से हार्मोन जो हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं। तो अगर हमें सेल्स का पता होगा, एसिडोफिल सेल्स के आगे दो टाइप्स हैं, उसमें एक है स्मेटोट्रोफ सेल्स और दूसरी हमारे पास है लैक्टोट्रोफ सेल्स। अगर तो इन दोनों में से कोई भी सेल्स मौजूद हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं तो वो हार्मोन हमें पता हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम एफएसएच को। एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज होता है फ्रॉम गोनाडोट्रोपिक
ग्रानुलोट्रॉफ सेल से, और जो ग्रानुलोट्रॉफ सेल्स हैं वो होते हैं बेसोफिल सेल्स, बीटा सेल्स जिनको कहा जाता है, वहाँ से रिलीज होते हैं। सो बेसोफिल सेल्स के आगे टाइप है ग्रानुलोट्रॉफ सेल्स, जो कि FSH और LH को रिलीज करवाते हैं। तो सही आंसर नहीं है, FSH इज नॉट अ राइट आंसर। जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये TSH है। TSH का मतलब थायोट्रोप सेल्स। थायोट्रोप सेल्स जो होते हैं ये भी बेसोफिल सेल्स हैं। बेसोफिल सेल्स जो हैं उनकी इनके आगे टाइप है थायोट्रोप सेल्स। वो थायोट्रोप सेल जो है वो आगे जाके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है रिलीज करवाते हैं। तो ये भी बेसोफिल सेल्स के अंदर आते हैं, एसिडोफिल सेल्स के अंदर नहीं आता। तो उसके बाद बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन में लिखा हुआ था ACTH। ACTH का मतलब है अडीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अडीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये कार्टिकोट्रोप सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स की टाइप है। सो इसका मतलब है हमारे पास ACTH, TSH और FSH तीनों जो है ये बेसोफिल सेल्स की टाइप होती हैं, यहाँ से ये रिलीज होते हैं। इसमें रह गया पीछे ग्रोथ सेल, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन है ये रिलीज होते हैं फ्रॉम दी स्मेटोट्रोप सेल्स, इसलिए इनको स्मेटोट्रोफिन भी कहते हैं, स्मेटोट्रोफिन भी कहते हैं इनको। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये स्मेटोट्रोप सेल से रिलीज होते हैं, और स्मेटोट्रोप सेल जो है ये बेसिकली एसिडोफिल सेल्स की एक टाइप है। एसिडोफिल सेल की टाइप है स्मेटोट्रोप सेल्स। और स्मेटोट्रोप सेल्स जो है वो नेक्स्ट क्या करते हैं, वो GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर था वो था GH, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि एसिडोफिल सेल्स के आगे टाइप है स्मेटोट्रोप सेल्स। स्मेटोट्रोप सेल्स जो हैं वो GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। तो सही आंसर था A, ग्रोथ हार्मोन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो था कि ऑल ऑफ द हार्मोन स्क्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड हैव डायरेक्ट स्टिमुलेटरी इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास हार्मोन्स है, ये हार्मोन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हार्मोन जो हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये जब रिलीज होते हैं फ्रॉम दी हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो इसके ऊपर जो इफेक्ट है मीन्स कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्किशंस है इसको कंट्रोल करता है, यहाँ तो स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो स्टिमुलेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसको स्टिमुलेशन करता है TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, TSH को फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें जो हमारे पास TRH जो है वो TSH को स्टिमुलेट करता है, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इसका। तो ये राइट आंसर नहीं हमारे पास। उसके बाद आता है ACTH, अडीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसकी स्किशंस को भी स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन CRH। CRH जो होता है कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ATCH जो है ACTH जो है अडीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन की स्किशन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो ये भी राइट आंसर नहीं है, स्टिमुलेट तो ये भी कर रहा है। उसके अलावा जो FSH है, FSH जो है इसको भी स्टिमुलेट ही करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH जिसको बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जब जाता है तो वहाँ पे जाके GnRH जो है वो FSH और LH दो हार्मोन है, गुनेट्स के जो हार्मोन्स होते हैं इसकी रिलीज को ये स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस इसकी स्किशंस को स्टिमुलेट करता है। सो तीसरा जो हमारे पास हार्मोन है ये भी इसको स्टिमुलेट ही करता है, मीन्स कि ये भी हमारे पास आंसर जो है रॉन्ग आंसर है। तो एक ही हार्मोन रह जाता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ये इनहिबिटरी इफेक्ट का है इसका। बेसिकली क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन PIH रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होती है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। वो जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके ये प्रोलैक्टिन की जो हार्मोन की स्किशन है उसको इनहिबिट कर देगा। सो इसके अंदर जो मेन हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। D ऑप्शन जो था वो करेक्ट था, मीन्स के प्रोलैक्टिन जो है ये स्किशंस को, इसकी स्किशंस को हाइपोथैलेमस जो है वो डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। स्किशन को इनहिबिट करेगा, प्रोलैक्टिन की स्किशंस को इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस। तो इसका जो सही आंसर है वो D हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज बिलीव टू कंट्रोल स्किशन ऑफ फॉलिंग हार्मोन। अच्छा, यहाँ पे अगर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं दो तरह के न्यूक्लियस, सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं ये कुछ
स्किशंस करते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स की स्किशंस को आगे जाके कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का, वो दो हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन जो होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स को ये स्किशंस को कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस के अंदर दो हार्मोन जो है ये सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस के अंदर, वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? वो एक है एडीएच हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है हमारे पास। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, इन दोनों की स्किशंस को जो है वो कंट्रोल करता है सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस। जो राइट आंसर था इसका वो बी था, एडीएच और एडीएच, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन। ये दोनों जो न्यूक्लियस, ये दो हमारे पास हार्मोन्स है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, और दोनों को सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का, वो इन दोनों को कंट्रोल, इनके स्किशंस को दोनों को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मीन्स कि ये स्क्रीशंस ये होती ही बेसिकली, हमें पता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खुद कोई स्किशन नहीं करता। पोस्टीरियर की अपनी की स्किशन नहीं है। तो इसमें ये होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ही स्किशन कर रहा होता है। मीन्स कि हाइपोथैलेमस के अंदर स्किशन हो रही हैं, बन रहा है, एडीएच हार्मोन भी वहाँ पे बन रहा है और ऑक्सीटोसिन भी वहीं पे बन रहा है। जब वहाँ से बनता है, सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस से बनता है जब ये, तो वहाँ से हाइपोथैलेमस हाइपोफिशियल ट्रैक जो होता है उसके थ्रू जाता है ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर से ये रिलीज होता है। सो बेसिकली रिलीज करने में हेल्प करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन मेजर जो हार्मोन बन रहा है वो बन रहा है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है? वो हाइपोथैलेमस के दो न्यूक्लियस होते हैं, सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियस, सॉरी सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। जो सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है मेजॉरिटी हार्मोन जो फॉर्मेशन है। सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस जो होती है ये एडीएच हार्मोन की फॉर्मेशन भी करता है, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसकी फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने पूछा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें कौन सा ऐसे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो इसमें हमारे पास जो है मेन जो हमारे पास आंसर है इसका वो है बी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी जो अपनी स्किशंस है वो अपनी स्किशंस नहीं होती। वो कहाँ से स्किशंस बन रही है उसकी? वो सारी बन रही है हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस जो है वो स्किशंस बनाता है, एडीएच हार्मोन है उसकी, यहाँ हमारे पास ऑक्सीटोसिन है। तो वो दोनों स्किशंस जो है वो बनती हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए जो है बी आंसर करेक्ट था। उसके अलावा अडीनल मेडुला जो है, अडीनल मेडुला के में भी पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें अडीनल मेडुला जो है ये बेसिकली अडीनल ग्लैंड होता है, उसका जो मेडुला का पार्ट होता है वो इसके स्किशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें जो है हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है या अडीनल मेडुला इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए जो राइट आंसर था इसका, करेक्ट आंसर जो था वो बी था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और अडीनल मेडुला। ये दोनों जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की से इन्फ्लुएंस नहीं होती, इनकी स्किशंस हैं वो इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होती इसके थ्रू। आगे आता है हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 6 था कि ग्रोथ हार्मोन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन, अगर आपको ग्रोथ हार्मोन अगर पढ़ा था आपने तो मैंने बताया था कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बनता है। ग्रोथ हार्मोन की जो फॉर्मेशन है वो स्मेटोट्रोफ सेल से बनती है। स्मेटोट्रोफ सेल्स जो है ये एसिडोफिल सेल्स होते हैं। एसिडोफिल सेल की दो टाइप्स थी, एक है स्मेटोट्रोफ सेल्स और उसके अलावा लैक्टोट्रोफ सेल्स। स्मेटोट्रोफ सेल जो है वो ग्रोथ हार्मोन बनाती हैं, जबकि लैक्टोट्रोफ सेल जो है वो प्रोलैक्टिन जो है वो फॉर्मेशन कर रही होती है। सो प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन होती है लैक्टोट्रोफ सेल से, और स्मेटोट्रोफ सेल से जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। सो इसी वजह से ग्रोथ हार्मोन को उनके सेल की नेम के ऊपर उनको नाम दिया गया। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम जो है वो स्मेटोट्रोफिन सेल्स है। स्मेटोट्रोफिन का जो नाम आया स्मेटोट्रोफिन, वो बेसिकली स्मेटोट्रोफ से निकला है। स्मेटोट्रोफ वो सेल्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन जो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास एसिडोफिल सेल्स की टाइप है, स्मेटोट्रोफ सेल्स। और स्मेटोट्रोफ सेल्स जो है वहीं से नाम निकला है ग्रोथ हार्मोन का। बेसिकली जो दूसरा नाम है वो क्या है? स्मेटोट्रोफिन सेल। सो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो डी, स्मेटोट्रोफिन सेल्स। स्मेटोट्रोफिन सेल जो है बेसिकली इनका नाम कहाँ से निकला है? स्मेटोट्रोफ सेल से।
आ गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ की बात करें तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, इसके अंदर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करता, मीन्स के ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं है ग्रोथ के अंदर। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है ये एक हमारे पास ये एक ग्रोथ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, इसे रिलीज करता है। और ये एस्ट्रोजन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है ग्रोथ में, इन्वॉल्व होता है ग्रोथ में, अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा आता है हमारे पास थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के अंदर T3 और T4 है, दो हार्मोन्स हैं हमारे पास थायराइड के। और दोनों हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स कि हमारी ग्रोथ में के लिए इसेंशियल है ये। जब तक ये नहीं बनेंगे तो हमारी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती। ह्यूमन की ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं था। उसके बाद आता है थर्ड वन, सोमैटोट्रोफिन सेल। सोमैटोट्रोफिन सेल अभी मैंने बताया कि सोमैटोट्रोफिन सेल जो है इनको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन जो है इसका नाम से पता लगता है कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये भी इन्वॉल्व होता है ग्रोथ के अंदर। सो बी आंसर फॉल्स था। बाकी रहेगा हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये एक वाहिद हार्मोन है यहाँ पे चारों में से जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता। सो ऑक्सीटोसिन जो है ये बेसिकली लेबर पेन काज करता है या फिर एजैकुलेशन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व होता है। ये ऑक्सीटोसिन जो होती है ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती। सो ए आंसर इज द राइट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था ए था। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें उन्होंने पूछा था कि डायबिटीज इंस्पाइडस क्या है। सॉरी, डायबिटीज इंस्पाइडस जो है वो किस वजह से हो सकती है। इसका आंसर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायबिटीज इंस्पाइडस होती क्यों है, डिजीज होती क्यों है। हमें पता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। उसमें एक है एडीएच हार्मोन, दूसरा कौन सा हार्मोन है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन। सो एडीएच हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एडीएच हार्मोन वो क्या करता है, वो जाता है किडनी के अंदर, यहाँ से रिलीज हुआ, ब्रेन का जो पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहाँ से रिलीज हुआ, वो जाएगा हमारे ब्लड के थ्रू किडनी में। किडनी में जो लास्ट पार्ट होता है किडनी की ट्यूब्यूल्स का, जिसमें नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कार्टिन डक्ट्स, और उसके अलावा जो है डिस्टल कन्वेयर ट्यूब्यूल और कार्टिन डक्ट्स, यहाँ पे जाके ये हार्मोन एक्ट करता है एडीएच, और वहाँ पे जाके क्या करता है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने का मतलब ये है कि इसने जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में से वाटर को निकालना है और इसे वाटर को ब्लड के अंदर वापस लेके आना है। सो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है एडीएच हार्मोन। लेकिन अगर तो आपकी बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं बनता तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है, आपकी किडनी जो है बहुत ज़्यादा वाटर को बॉडी से रिमूव कर देगी। और जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी से, यूरिन की फॉर्मेशन वाटर बहुत ज़्यादा रिमूव होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है और पेशेंट की जो मौत भी हो सकती है। और डायबिटीज़ इंस्पाइडस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाटर एक्सेस मोड में वाटर जो है हमारी बॉडी से रिमूव होता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनता बॉडी के अंदर, और एडीएच हार्मोन जब नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। कि इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में से वाटर जो है बहुत ज़्यादा मोड में यूरिन की फॉर्मेशन में निकलता जा रहा है और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। और ये क्यों होता है, हमें पता है कि एडीएच हार्मोन है वो कहाँ से बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है उसको डायबिटीज इंस्पाइडस हो जाएगी। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एडीएच हार्मोन नहीं बनेगा। जब एडीएच हार्मोन नहीं बनेगा तो वाटर जो है वो कंजर्व नहीं होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहेंगे डायबिटीज इंस्पाइडस। और इसका जो राइट आंसर था वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो ये ए आंसर जो है इसका राइट था। आगे आता था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैंने पूछा था कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आयोडीन की एक अडल्ट के लिए, जो नॉर्मल डेली रूटीन में आपकी कितनी आयोडीन लेनी ज़रूरी है। आपकी आयोडीन मोस्टली नमक में होती है। ये आयोडीन जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं, तो एक दिन के अंदर आपको तकरीबन जो है 100 से लेके 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत है।
प्रॉपर थायराइड फंक्शन के लिए, आपका थायराइड ग्लैंड जो है उसको प्रॉपर फंक्शन करना है, उसके लिए उसको आयोडीन की ज़रूरत है। और आयोडीन कितनी चाहिए उसको एक दिन के अंदर? वो चाहिए उसको 100 से लेके 150 माइक्रोग्राम, इतनी आयोडीन चाहिए उसको। यहाँ पे जो है बी आंसर जो है वो करेक्ट था। सो 100 से लेके 100 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए उसको 100 से लेके 150 माइक्रोग्राम की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। सो हाइपरथायराइडिज्म जो है उसके अंदर जो मेजर उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? अगर जो मेजर फीचर में अगर बात करें अगर हम, वो क्या था? वो ये था कि हमारी जो हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। जब T3 और T4 ज़्यादा बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगी, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और एनर्जी कहाँ से बननी है? वो बननी है आपको ग्लूकोज से। ग्लूकोज मौजूद नहीं है तो आपके प्रोटीन से या फैट से बनेगी। फैट से बनती है, उसके बाद प्रोटीन जो है आपकी, वो आपके मसल्स की जो प्रोटीन है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है एक्सेस में एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा वर्क कर रही होती है, उससे फैट की मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी लीन हो जाती है पेशेंट की, मसल वीकनेस हो जाती है, और उस कंडीशन के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है पेशेंट का। जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो इस कंडीशन के अंदर जब आपके जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमारे सेल्स जो हैं, जब वो ज़्यादा काम करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए उन्हें। जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो उस कंडीशन के अंदर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, और उस इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड जो है, कंजम्पशन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है, ये एक फीचर है हाइपोथायराइडिज्म का। कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो पेशेंट होता है उसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से उसे ऑक्सीजन की डिमांड भी सेल्स को ज़्यादा होती है। सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी कंडीशन में क्या होता है कि एक पेशेंट होता है उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है और उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी ज़्यादा होती है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसकी आंसर जो था वो ए आंसर ठीक था, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। ये टोटल हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। ये चैनल जो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के यहाँ पे कुछ समझ आपको नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।